बानो की माँ एक गरीब बेवा थी। इसके और भी बच्चे थे जिनका पेट भरने को वो दिन भर मेहनत मजदूरी करती थी। बानो चूंकि हमारे घर का काम काज कर दिया करती थी, तभी अम्मा उनके घर खाना वगैरह भिजवा दिया करती थी। इसके अलावा कपड़ों से भी मदद बहम पहुंचाती थी। इसी सबब से बानो की माँ ने बेटी को हमारे हवाले कर रखा था। इन दिनों मेरे बड़े भाई शर्जील सेकेंड ईयर के तालिबे इल्म थे। इन पर जाने क्या बोझ सवार हुआ कि वो इस लड़की को बहाने बहाने तंग करने लगे। मैं इनसे 4 साल छोटी थी, कुछ ना कह सकती थी, मगर भाई की हरकतें मुझे एक आंख ना भाती थी। होनी होकर रहती है और किसी की बदनीयती छुपी नहीं रहती। ये बात सारे घर को मालूम हो गई, महले तक पहुंची और चा में गोइयां होने लगे। औरतें बानो की माँ को लानत मलामत करने लगे। तंग आकर इसने बेटी का घर से निकलना बंद कर दिया। अम्मा इस वजह से एक परेशान थी कि सारे घर का काम बानो करती थी। अब इन पर बोझ आ पड़ा था और शर्जील भाई इस पाबंदी से यूं चकरा गए कि घर में जो एक दिल लगी का सामान था वो ना रहा। ताहम कुछ सियानों ने शुक्र किया कि बानो की माँ ने अक्लमंदी से काम लिया जो बेटी को घर बिठा लिया है, लेकिन भाई ने फिर भी लड़की का पीछा ना छोड़ा और बच्चों के हाथ खत लिख लिख कर बानो को भिजवाने लगे। कभी छत पर आने को कहते और बहुत सी चीजें इस वक्त इसको भिजवाते जब इसकी माँ घर पर ना होती। बानो ना समझती, शर्जील ब्याह की धमकियों में आ जाती और डर कर उनका कहा मान लेती। कभी वो छत पर आ जाती, कभी बाड़े में आकर बैठ जाती। यूं ये बुराई अपनी इंतहा को पहुंची तो बानो की माँ एक दिन घबरा कर हमारी माँ के पास आई और कहने लगी कि अब तुम ही बताओ, मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? बे, तुम्हारा शर्जील कसूरवार है, अब तुम मेरी बेटी की शादी अपने बेटे से कर दो। ये बात सुनकर मेरी माँ आग बगोला हो गई। इस बेवा को बेनुक्त सुना दें और ऐसे कलमात मुंह से निकाले कि वो गरीब दम बखुद रह गई। वो बेचारी तो महले वालों के खौफ से बेटी को लेकर न जाने कहाँ चली गई। जाते जाते अलबत्ता बद्दा दे गई कि खुदा करे तुम्हारा बेटा भी सहरे की खुशियां ना देख सके। अम्मा ने कहा था कि हमारे टुकड़ों पर पली है और अब हमारी बराबरी करने को आ गई है। बानो की माँ को गरीब जानकर अम्मा ऐसा बोल तो गई, मगर ये भूल गईं कि खुदा की लाड़की बेआवाज होती है। वक्त गुजरते देर नहीं लगती। शर्जील भाई ने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली, मुलाजमत भी अच्छी मिल गई। तभी मेरी माँ को बेटे के सर पर सेहरा सजाने की सोची। इन दिनों पाकिस्तान और भारत में रिश्तेदारों से मिलने को आना जाना आसान था। वहां से लोग अपने लड़कों के लिए करीबी रिश्तेदारों की लड़कियां भी ब्याह कर ले आते थे। अम्मा अपने भाई इल्म बलदीन से बेहद मोहब्बत करती थी, जो भारत में रहते थे। इनसे नाता जोड़े रखने को वो उनकी लड़की राफिया से बेटे का अक चाहती थी। लिहाजा अपनी देरीना आरजू पूरी करने को उन्होंने मामू को दिली खत लिखा। मामू ने जवाब दिया कि बहन, मेरी बेटी तुम्हारी बेटी है, जब चाहो आओ और राफिया को बहू बना कर ले जाओ। ये नवीद मिलते ही वालदा ने किसी को बताए बगैर पासपोर्ट और वीज़ा तैयार कराया और शर्जील भाई को लेकर भारत चली गईं। शर्जील भाई तो सदा के दिल फेंकते, जिस लड़की को देखते दिल हार बैठते। राफिया पढ़ी लिखी, सूझी हुई, बात करने का सलीका रखने वाली, अच्छे एतवार की और खूबसूरत भी थी। अर्ज कौन काफिर ऐसे रिश्ते से इनकार करता। शर्जील भाई ने फौरन हाँ कर दी। बस वहां चट मंगनी पर ब्याह वाला मामला हुआ और अम्मा खैर से बहू बेटे के साथ वापस लौट आए। राफिया भाभी को पाकिस्तान अच्छा लगा और वो हम सब को पसंद आ गई। सभी भाभी की किस्मत पर रश करने लगे कि ऐसे दिल फेंक को कितनी अच्छी बीवी मिल गई। सब ने यही कहा कि अब देखना, ये लड़का सुधर जाएगा। इतनी खूबसूरत और सलीके वाली बीवी मिली है, मगर भाई शर्जील ना सुधरे। जल्द ही उनके करतूत हमारी भाभी को मालूम हो गए, मगर वो सब्र वाली थी, खामोशी से बर्दाश्त करती रहीं, किसी से गिला ना करती। मैके वालों को भी कभी कुछ ना लिखा कि माँ बाप ख्वाह मख्वाह परेशान रहेंगे। कहते कि जो मेरी किस्मत में था मिल गया, अब जिंदगी सलीके से गुजारनी है। शर्जील भाई की शादी को 2 बरस गुजर गए, मगर उन्होंने गलत किस्म के दोस्तों की सोहबत ना छोड़ी। गलत जगहों पर जाना उनका मामूल बन चुका था। वो अक्सर रात गए घर लौटते थे। भाभी बेचारी खट खट कर रह जाती, मुंह से एक लफ्ज ना कहते। अम्मा भी चुप तमाशा देख रही थी। जवान बेटा है, बदनामी से डरती थी। एक दिन हम सब बैठे थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरा छोटा भाई यासिर दरवाजे पर गया। बड़े भाई को घर से गए दूसरा दिन था। हम सब इन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। आने वाले ने बताया कि एक मवनिया के कोठे पर शर्जील अपने दोस्तों के साथ गाना सुनने गए थे। किसी बात पर वहां झगड़ा हो गया। वो जख्मी होकर अस्पताल में हैं। जल्दी चलिए, उनकी हालत नाजुक है। शर्जील भाई 2 दिन अस्पताल में बेहोश रहे। सर पर शदीद चोट आई थी। आखिरकार वो बेहोशी की हालत में ही इंतकाल कर गए और वो रकासा भी जान की बाजी हार गई।
हमारे घर में तो कोहराम बरपा हो गया। जब मेरे जवान भाई की लाश कर लाई गई, हर आंख अश्कबार थी। रूह धोकर आखिर सभी को चुप हो जाना पड़ा। बेचारी राफिया भाभी की हालत गैर थी। इनका सहाग उजड़ गया था। शौहर कैसा भी हो, बीवी हमेशा इसकी जिंदगी की ख्वाह होती है। बीवी का अजाब कम नहीं होता। भाई की वफात के बाद राफिया भाभी घर में सभी को अलग अलग सी लगने लगे। अम्मा को भी उनसे वैसी उनसियत ना रही जैसी पहले थी। चाहिए तो ये था कि वो मरहूम बेटे की बेवा को गले से लगाते ताकि इसका गम कुछ हल्का होता, मगर वो तो भाभी की मुखालिफत में बेटे का गम भी भूल गईं। हद से बढ़कर बहू से गुरेजा रहने लगे। कहा करती थी, अगर जानती कि इस लड़की और मेरे बेटे के सितारे एक दूसरे से मेल नहीं खाते तो कभी इसे बहू ना बनाते। ऐसी बातों का भला किसके पास क्या जवाब होता। उन्हें यह खबर ना थी कि जिस बहू को वो मनहूस कदम समझ रही हैं वो हमला है। अगर इन्हें मालूम होता तो शायद वो अपनी भतीजी से यूं बेरुखी ना बरतती। इससे पहले कि वो राफिया को वापस मेके भेजने की कोई तदबीर करती, भाभी ने बताया कि अम्मा, मैं उम्मीद से हूँ और कुछ माह बाद आपके आंगन में पोते या पोती की आमद मुतवक्के है। इस पर अम्मा का दिल ठहर गया और उन्होंने राफिया को गले से लगा लिया। इंतजार के दिन गुजर गए और भाभी के यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया। माँ ने आगे बढ़कर नौमौलूद को बानों में भरा, कलेजे से लगा लिया और कहा कि ये तो मेरे शर्जील की हो तस्वीर है, मेरे लख्ते जिगर की निशानी, इसका जानशीन है। मने का नाम राबील रखा गया। इसकी पैदाइश के बाद घर का माहौल ही बदल गया। माँ, जो पहले हमा वक्त अफसुर्दा और मलोल रहा करती थी, पोते को पाकर बहुत खुश हो गई। वो उनकी तवज्जो का मरकज बन गया। हर एक से कहा करती थी कि देखो, मेरे शर्जील की रूह वापस आ गई है। वक्त का पहिया चलता रहा। यासर ने तालीम मुकम्मल कर ली तो इससे मुलाजिमत मिल गई। शर्जील की जगह इसने ले ली, बल्कि पूरे घर को ही संभाल लिया। भाभी को भी इसने किसी किस्म की माली परेशानी ना होने दी। राबील 1.5 साल का हो चुका था। राफिया भाभी ने पूरा घर संभाल रखा था। वो दिन भर काम काज में लगी रहती थी, कहीं आती जाती ना थी। और ना मेरी अम्मा ही ये चाहती थी कि वो महले पड़ोस में मेल जोल रखें। इस तरह 5 बरस यूं ही गुजर गए। सब्र की भी एक हद होती है। एक दिन भाभी ने कहा कि मुझे अपने वालिदैन से मिलना है, मैं इंडिया जाना चाहती हूँ। जब से शादी होकर आई थी वो एक बार भी मेके नहीं गई थी। इनके दिल पर माँ बाप और बहन भाइयों की याद शिद्दत से तारी होने लगी थी। माँ ने जब बहू की आरजू सुनी तो सर पकड़कर बैठ गईं। कहने लगे, अगर तुम मेके जाकर वापस ना आए तो मैं क्या करूँगी? पूते के बगैर कैसे जीऊँगी? मैं तो एक पल को भी राबील के बगैर नहीं रह सकती। भाभी सास की बातों से परेशान हो गई। मैं देख रही थी उनकी बेबसी को, और इधर अम्मा को भी किस कदर ना इंसाफ वाक़ हुई थी। उन्हें सिर्फ पूते की जुदाई का दुख था। ये एहसास तक न था कि बेचारी राफिया जो इतने बरसों से अपनों से जुदा है, इसके दिल पर क्या बीती होगी। यासर और मुझसे भाभी की हालत देखी ना गई। हम दोनों ने कहा, भाभी आप ज़रूर इंडिया जाएंगी, हम देखते हैं कौन आपको रोकता है। यासर भाई ने भी कहा, भाभी मैं खुद आपको आपके मेके लेकर जाऊंगा। हो गई जैसे मुर्दा तन में जान पड़ गई हो। लेकिन अम्मा मुंह लपेट कर लेट गईं। सारा दिन बड़बड़ाती रहीं। यासर से बात करना छोड़ दिया। हर आने जाने वाले से हमारे बारे में जाने क्या क्या कहते। यहाँ तक कि कह दिया कि अगर मेरा बस चले तो पोते की खातिर यासर से राफिया का सानी करा दूं, मगर राबील की जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। ये बात भाभी ने भी सुन ली। इनके दिल पर क्या गुजरी होगी ये सोचकर ही आंखें भर आती हैं। वो तो देवर को छोटे ब्याह कहती थी और यासर भी उन्हें बड़े भाई की अमानत समझता था। वो कैसे ऐसी बात का तसव्वुर भी कर सकता था। हमारे लिए तो राफिया आज भी इतनी ही मोहतरम थी जितनी भाई शर्जील की जिंदगी में थी। ये बात अगर सिर्फ घर तक महदूद रहती तो शायद बर्दाश्त हो जाती, मगर जब यासर ने अपने और भाभी के पासपोर्ट बनवाए और वीज़े भी लगवा लिए तो अम्मा ने तूफान खड़ा कर दिया। उन्होंने रिश्तेदारों और महल्ले वालों से कहना शुरू कर दिया कि यासर और राफिया इसलिए इंडिया जा रहे हैं कि वहाँ जाकर निकाह कर लेंगे। ये इल्ज़ाम गोली की तरह दिल में लगा। पहले तो मैं और यासर रोए, भाभी भी दिल बर्दाश्ता हो गई। अचानक मेरे दिल में एक ख्याल आया, शायद अम्मा ठीक ही कहती हैं। अगर राफिया इस घर की इज्जत हैं तो क्यों ना इस घर की इज्जत बनकर ही रहें, वरना वो जब चाहें राबील को लेकर चली जाएंगी। हम कैसे रोक सकेंगे? हमको राबील की जुदाई तो बहरहाल बर्दाश्त करना होगी। भाभी ने भी साफ कह दिया कि अगर एक बार अपने वालिदैन के पास इंडिया चली गई तो फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। जब शौहर ही नहीं रहा तो मुझ पर इस घर में उम्र भर रहने की पाबंदी क्यों? तब हमने सोचा क्यों ना कोई ऐसा हल तलाश करें जिससे भाभी भी बस जाएं और राबील भी हमसे जुदा ना हो।
لیکن یہ سب سوچنے تک محدود تھا۔ حقیقت میں بھابھی سے یہ بات کہنا ہمارے بس کی بات نہ تھی۔ ماں جیسی بھی ہو آخر ماں ہوتی ہے، کوئی بیٹا یہ نہیں چاہتا کہ ماں کو دکھی دیکھے۔ یاسر بھی یہی چاہتا تھا کہ اس کا لاڈلا پوتا ماں سے جدا نہ ہو، مگر ہم اسے اس کی ماں سے بھی جدا نہیں کر سکتے تھے۔ بہرحال وہ دن بھی آیا جب بھابھی اپنے بیٹے کے ساتھ یاسر کے ہمراہ انڈیا روانہ ہو رہی تھی۔ پوتے کو گلے سے لپٹا کر اماں کی حالت ایسی ہو گئی جیسے جان نکل رہی ہو، وہ اسے بار بار چومتی رہیں۔ میں وہ منظر دیکھ نہیں پائی۔ تبھی دل میں ایک خواہش جاگی، کاش رافعہ دوبارہ ہماری بھابھی بننے کو تیار ہو جائے، یاسر سے نکاح کر لے، ہمارا گھر پھر سے ہرا بھرا ہو جائے۔ رافعہ ابھی جوان تھی، خوبصورت تھی، ایک بچے کی ماں تھی، کیا ساری عمر وہ بیوگی اور تنہائی میں گزار دے گی؟ تبھی میں نے ایک خط ماموں علم بلدین کے نام لکھا اور یاسر کے حوالے کیا کہ یہ امی کی طرف سے ہے، انہیں دے دینا۔ اس خط میں میں نے التجا کی تھی کہ ایک بار پھر ہمیں موقع دیں اور رافعہ کے لیے یاسر کا رشتہ قبول کر لیں تاکہ رابیل ہم سے جدا نہ ہو۔ یہ بات بھابھی سے کہنا میرے بس کی بات نہ تھی، مگر مجھے امید تھی کہ ماموں اپنی بیٹی کو سمجھا لیں گے۔ آخر ان کے لیے بھی یہ مسئلہ آسان نہ تھا کہ بیٹی کی دوبارہ شادی کریں یا اسے ہمیشہ بیوگی میں رکھیں۔ یاسر سے بھی میں نے التجا کی کہ بیا امی اور رابیل کی خاطر ماموں کے قدموں میں بیٹھ جانا اور رافعہ کو بھی نرمی سے سمجھانے کی کوشش کرنا۔ وہ خاموش ہو گیا، کچھ نہ بولا۔ ہم نے بھابھی کو گلے لگا کر رخصت کیا۔ امی اور میں خوب روئے مگر اس وقت کوئی بات نہیں کی۔ سوچا بھابھی وہاں جا کر سکون میں رہیں گی تبھی کچھ نیا سوچ سکیں گی۔ 4 دن تو مہمان داری میں گزر گئے۔ چوتھے دن یاسر نے وہ خط ماموں کے حوالے کیا۔ ماموں نے پڑھا، پھر خاموش ہو گئے۔ ممانی نے بھی پڑھا اور چپ سادھ لی۔ شاید وہ بیٹی سے مشورہ کرنا چاہتے تھے، ضرور انہوں نے اکیلے میں رافعہ سے بات کی۔ پھر یاسر سے کہا، اگر ہماری بیٹی وہاں خوش ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر اسے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ رافعہ کو سوچنے کے لیے وقت دیا گیا۔ بالآخر اس نے کہہ دیا کہ دیور سے عقد ثانی مجھے قبول نہیں، میں خود کو دوسری شادی پر آمادہ ہی نہیں کر پا رہی، زبردستی تو ہو نہیں سکتی تھی۔ سبھی خاموش ہو گئے۔ یاسر کی واپسی کا وقت آ گیا۔ اس نے بوجھل دل کے ساتھ سب کو خدا حافظ کہا اور رابیل کو آخری بار گلے سے لگا لیا۔ بچے کو تبھی احساس ہو گیا کہ اس کا چچا اسے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ وہ چیخیں مار مار کر رونے لگا اور یاسر کی گردن سے لپٹ گیا۔ اسے جدا کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ چلا رہا تھا، مما مجھے چاچا کے ساتھ دادی کے پاس جانا ہے، مما تم بھی ہمارے ساتھ چلو، گھر واپس چلو۔ بچے کی چیخوں پکار نے سب کو سکتے میں ڈال دیا۔ رافعہ بھی بے بس ہو گئی۔ یوں یاسر کا جانا ملتوی ہو گیا۔ رافعہ کو کہنا پڑا، یاسر کچھ دن ٹھہرو، ہم بھی ساتھ چلتے ہیں۔ رابیل یہاں نہیں رہنے والا، یہ مجھے پریشان کرے گا، یہ جہاں پیدا ہوا ہے وہیں رہے گا اور اس کے بغیر میں بھی نہیں رہ سکتی۔ اب وہی میرا گھر ہے، وہیں جانا ہوگا۔ اسی ہفتہ کے اندر رافعہ کا نکاح یاسر سے کر دیا گیا اور یہ تینوں ایک نئے رشتے میں بند کر گھر کو لوٹ آئے۔ اماں کو بتایا تو وہ شرجیل بھائی کو یاد کر کے روئیں اور رابیل کو دل سے لگا کر خوش بھی ہو گئیں۔ یاسر الگ سوچ رہا تھا کہ یہ قدم اس نے اپنی خوشی سے نہیں صرف اور صرف ماں کی خوشی کے لیے اٹھایا تھا، جیسا کہ بھابھی رافعہ نے اپنے بیٹے کو خوش دیکھنے کے لیے قربانی دی تھی۔ شاید مشرقی مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ اولاد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہیں۔ بہرحال آج اماں اس دنیا میں نہیں ہیں، مگر ان کی دعاؤں سے ہم سب بہت خوش اور مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ رافعہ پہلے سے زیادہ خوش ہے کیونکہ یاسر بھائی میں کوئی بری عادت نہیں ہے۔ ان کی منزل تو ان کا گھر ہے، ان کو نہ راتیں گھر سے باہر گزارنے کا شوق ہے اور نہ غلط جگہوں پر جانے کی عادت۔ سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔